जब उनके साथ मैंने काम किया तो सिनेमा नहीं किया उनके साथ, पर वो करते करते मैंने वो कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं चीज़ों को, वो आपकी समझ बढ़ जाती है। हर डायरेक्टर अलग तरह से काम करता है। अनिल शर्मा अलग तरह से काम करते हैं, विक्रम अलग तरह से काम करते हैं, विपुल शाह अलग तरह से काम करते हैं। तो डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है काम करने का, है ना। अभी थोड़ी चीज़ें बदली भी हैं, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। अभी HMI जैसी एक जो चीज़ है, जो रिप्लेसमेंट है सूरज का, वो अब आज ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी सब बहुत सारी इंटेलिजेंट लाइट आ गई हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लेके जाने वाले। अब वो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई धीरे धीरे। AI आ गया है, फोटोशॉप आ गया है, कलर करेक्शन होता है। जब सिनेमा तो इज़ रियली लॉन्ग प्रोसेस। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मैं वैशाली शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम चर्चा करेंगे आने वाली श्रृंखला में कला साधकों से। आज हम आपको परिचित करा रहे हैं कैसे ही पुरोधा से श्री जयंत देशमुख जी। हम सीधे उनसे चर्चा करते हैं। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत चर्चाएं हुई हैं और मुझे यह पता चला है कि पहले आप रंगकर्मी थे। रंगकर्मी से बिल्कुल अपनी लाइन चेंज करना, तो ये आपने कैसे किया और क्यों किया? रंगकर्मी तो अभी भी हूँ मैं जी। वो तो मैं मरूंगा तभी मेरे से छूटेगा जी। क्योंकि वही मेरी अपब्रिंगिंग है। थिएटर 71 से मैंने रायपुर में थिएटर शुरू किया और भारत भवन भोपाल जब बना तो उसमें रंगमंडल नाम की एक रिपिटरी बनी जो एक्टरों की रिपिटरी थी जी। उसमें मैंने भी अप्लाई किया और मेरा हो गया एक तरह से। तो फिर मैं 13 साल भारत भवन भोपाल में काम करता रहा। दुर्भाग्य ये हुआ कि वो रंगमंडल बंद हो गया। तो हम क्या करें, जबकि मेरे पास जर्नलिज्म की डिग्री थी, मैं अखबारों में रायपुर में लिखता था, पर मुझे बहुत एक्साइटमेंट नहीं था पत्रकारिता का उस वक्त, क्योंकि थिएटर कर रहा था मैं। और थिएटर में मैंने हिंदुस्तान के जितने बड़े निदेशक हैं और हिंदुस्तान के बाहर के जितने बड़े निदेशक हैं उनके साथ काम किया। मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ और न था, पर नौकरी एक्टर की थी। पर मैं बैक स्टेज किया करता था, कॉस्ट्यूम करना, लाइटिंग करना, डायरेक्ट करना, लोकल थिएटर में सेट बनाना। तो उसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। रंगमंडल के अचानक बंद हो जाने के बाद आखिरी के दौर में सुष्मिता मुखर्जी एक प्ले करने आई थी भारत भवन। उसको डायरेक्ट किया था अतुल तिवारी ने। उसके प्रोड्यूसर थे राजा बुंदेला और सतीश कौशिक। तो राजा बुंदेला से और सुष्मिता जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि जब रंगमंडल बंद हो गया है तो तुम मुंबई चलो। तो मैंने कहा मुंबई का काम तो मैं जानता नहीं हूँ, पर इसके बीच में मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है बैंडेड क्वीन। वो मेरी पहली फिल्म है। तिग्मांशु धूलिया उसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे। वो NSD में पास आउट थे और कास्टिंग करते थे। वो उसकी कास्टिंग की थी उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा भोपाल आने के बाद कि अब बंद हो रहा है तो चलो तुम बैंडेड क्वीन में प्रॉप मास्टर बनना है। मैंने कहा मुझे सिनेमा तो आता नहीं है। बोले करेगा तो तू सीख जाएगा। तो चला गया, वो फिल्म मैंने की, फिर वापस आ गया, भोपाल आ गया। भोपाल फिर बंद हुआ। अब बंद होने के बाद मेरे सामने प्रश्न ये था, क्योंकि मैं परिवार का कमाने वाला लड़का था। माँ बाप, पिताजी नौकरी करते थे पर बहुत ही रायपुर में नौकरी करते थे, और मेरे लिए लौट के रायपुर जाना हो सकता है उस समय चला गया होता तो कुछ और कर रहा होता। पर फिर मैंने तय किया कि मैं मुंबई जाता हूँ और आर्ट डायरेक्शन करता हूँ। अभी मैं वही करता हूँ। मैंने फिल्मों में एक्टिंग भी की है, टीवी में भी किया है, पर मेरा प्रोफेशन जो है वो प्रोडक्शन डिज़ाइन है। अब चूँकि आपको कुछ मालूम नहीं है, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि तालाब में आप कूद पड़े और आपको तैरना नहीं आता है, आप नहीं तैरेंगे तो आप मर जाएंगे, ये पक्की बात है। तो वो सिचुएशन मेरी मुंबई में थी। जब मैं गया तो मुझे और कुछ काम आता नहीं था। अभिनय का स्ट्रगल मेरे को मालूम था एक तरह से,
कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और अच्छा एक्टर नहीं हूँ ये भी मालूम था मुझे लगा टेक्निकल काम करना चाहिए। तो टेक्निकल काम सेट डिज़ाइनिंग का काम फिर मैंने शुरू किया। मेरी किस्मत अच्छी थी, या किस्मत अच्छी है कि मैंने एक काम शुरू किया और फिर दूसरा मिलता गया। तो वो पिछले 30-35 साल से ये वो अगर एक काम ख़त्म किया फिर दूसरा मिला, दूसरा काम ख़त्म किया फिर तीसरा मिला, फिर टीवी भी किया, फिल्में भी लगातार ऐसी होती रहीं कि एक फिल्म किया दूसरी मिल गई, दूसरी किया तीसरी मिल गई, और आप उनके बीच में रह के सीखते चले गए। तो मैंने जो भी सीखा है उस इंडस्ट्री में रह के उन सारे वर्करों के साथ जो मेरे साथ काम करते हैं, वो सारे डायरेक्टरों के साथ, वो सारे DOPs जो हैं, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उनके साथ रह के मैंने सीखा है। और किस्मत मेरी अच्छी रही कि मुझे सारी बड़ी फिल्में मिली। कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक फिल्म छोड़ के, मेरे ख्याल है मेरा 101 फिल्म हो चुकी है अब तक, और एक फिल्म जो पर्दे पे नहीं आई, नीरज ओरा ने डायरेक्ट की थी, सहारा की फिल्म थी, इसमें परेश रावल और अर्जुन रामपाल थे, वो किसी वजह से नहीं आई। बाकी मैंने जितनी फिल्में की वो सारी रिलीज हैं। बड़े डायरेक्टर हैं, प्रकाश झा हैं, विक्रम भट्ट हैं, विपुल शाह हैं जिन्होंने केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर हैं। तो ऑलमोस्ट 100 फिल्मों से यूँ मान लूँ मैं कि 80-90 के आसपास फिल्में, सारे बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े DOPs हैं और बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो उनके साथ रह के भी मैंने बहुत सीखा, और साथ साथ मैं टीवी भी करता था। यदि आप टीवी देखती हैं कभी तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है, और एक आता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये दोनों शो लॉन्गेस्ट शो है इस वक्त के, और दोनों के सेट मैंने बनाए हुए हैं। तो ये था कि जब मैं चला गया मुंबई और इस तरह का काम करने लग गया, तो जाहिर है सिनेमा एक व्यावसायिक काम है। शौक तो हो सकता है पर व्यवसाय है, और बहुत बड़ा व्यवसाय है। आप जब करने लगते हैं और आपकी चीज़ें पसंद करने लगते हैं लोग, तो आपको पैसे भी देने लगते हैं। तो सर्वाइवल प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। मुंबई में बहुत प्रॉब्लम है ये, और सिनेमा में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, और आपको अच्छे काम मिलने लग गए, अपने मन के काम मिलने लग गए। फिर जब वो मिलने लग गया, वो करने लग गया मैं, और रिलीज़ होने लग गई फिल्में। तो साथ साथ फिर ये हुआ कि थिएटर भी मैंने अपना ग्रुप बनाया मुंबई में, और फिर थिएटर भी शुरू किया। जैसे यहाँ उज्जैन में मैं विक्रमादित्य जो समारोह होता है, उसमें मैं जयशंकर प्रसाद का स्कंद ग्रुप मैंने किया, फिर अहिल्याबाई मैंने किया, श्री कृष्ण मैंने किया, अभी वीर भारत न्यास में भोपाल में मैंने मृत्युंजय किया, कर्ण की कथा है। तो लगातार मैं थिएटर भी करता रहता हूँ और सिनेमा भी करता हूँ। मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आप थिएटर भी लगातार कर रहे हैं, थिएटर में काम करना, बॉलीवुड में फिल्मों में काम करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। वही बैक स्टेज थिएटर में काम करना और फिल्मों में बैक स्टेज रहकर काम करना, सब चारों में डिफरेंस है। आपको ज़्यादा आनंद किस में आता है? सब में आता है। सभी में आता है बराबरी से। इसलिए जैसे सिनेमा में इसलिए आता है कि सिनेमा में हर बार आपको नया बनाना पड़ता है। मुझे मुंबई में उज्जैन बनाना पड़ता है, तो ये अपने आप में चैलेंज है। मैं उज्जैन आता हूँ, उज्जैन की रेकी करता हूँ, भोपाल जाता हूँ, भोपाल की रेकी करता हूँ, या लखनऊ जाता हूँ। तो जनरली सिनेमा जो है और टीवी जो है सॉरी, यदि आपकी फिल्म में बड़ा एक्टर है, सलमान खान है, जैसे आपने तेरे नाम एक फिल्म देखी होगी, वो भी मैंने की। वो पागल हो जाता है उसमें, उसका ट्रीटमेंट होता है। तो ऑलमोस्ट सारी फिल्म वो मुंबई में बनी है। राजनीति एक फिल्म है प्रकाश झा की, चक्रव्यूह एक फिल्म है, आरक्षण एक फिल्म है। वो तीनों फिल्में मैंने की प्रकाश झा की, वो भोपाल में की हमने। पर कहानी में भोपाल नहीं है। सिनेमा में ये है कि सिनेमा आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। विक्रम भट्ट की बहुत सारी फिल्में हैं, नमस्ते विपुल शाह की है नमस्ते लंदन। लंदन में एक्सटीरियर शूट हुआ है, पर इंटीरियर तो बॉम्बे में बनाया हमने। विक्रम भट्ट की फिल्म है 1920 लंदन, 1920 ए विल रिटर्न। वो लंदन में, एक्सटीरियर लंदन में शूट हुआ है और इंटीरियर सारा मुंबई में शूट हुआ। तो आपको वो तो एक एक्साइटमेंट है ना काम करने का, और काम करने के में यदि आप एंजॉय नहीं करते तो मत करिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं दिया आपको कि वही करना पड़ेगा। जब एंजॉय करते हुए करता हूँ मैं सिनेमा, और सिनेमा में इसलिए कि हर बार आपको नया करना है।
हर बार नया करना है, तो वो एक्साइटमेंट का काम है। इसलिए सिनेमा भी ठीक है, थिएटर में वैसा नहीं कर सकते आप। जैसे सिनेमा में उज्जैन दिखाना है तो उज्जैन का घर में उज्जैन की कुछ चीज़ें होंगी जिससे लगेगा कि ये घर उज्जैन का है। थिएटर में ऐसा नहीं है। थिएटर में खड़े होकर मैं कह सकता हूँ कि मैं अब उज्जैन जा रहा हूँ और ऑडियंस मान लेती है कि हाँ उज्जैन पहुँच गया, अब मैं उज्जैन पहुँच गया, ये देखिए महाकाल, नमस्कार कर रहा हूँ। ऑडियंस एक्सेप्टेबल, ऑडियंस मान लेती। पर सिनेमा में नहीं होता। सिनेमा में उज्जैन दिखाना है, महाकाल दिखाना है तो महाकाल का मंदिर दिखाना पड़ेगा आपको, वहाँ बोलना पड़ेगा आपको, सराफा आपको दिखाना पड़ेगा। या भोपाल आप कह रहे हैं, यदि कहानी में भोपाल कह रहे हैं तो भोपाल की कुछ चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी कहानी में। इसलिए सिनेमा उस तरह से एक्साइटमेंट है और थिएटर इस तरह से एक्साइटमेंट है कि कुछ नहीं है आपके पास और आपको करना है। और ख़ासतौर से हिंदी थिएटर में थोड़ा ये मुश्किल है, पर इसलिए हिंदी थिएटर में प्रतीक इस्तेमाल किए जाते हैं, एक्टर होता है, एक्टर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे एक थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं रतन थियम, तो उनसे पूछा गया कि आप सिनेमा क्यों नहीं करते, तो उन्होंने ये कहा कि आपको सिनेमा में 14वीं का चांद जब बोलता है तो कैमरा पैन करता है और चांद दिखाता है ना, छत में है, कहाँ है, क्या है। पर थिएटर में मेरा एक्टर जहाँ ऑडियंस बैठी है सामने, कहते हैं वो देखो 14वीं का चांद, वो पीछे पलटते भी नहीं है और वो चांद उनको दिख जाता है। तो ये थिएटर और सिनेमा में बड़ा फ़र्क है। और सिनेमा अल्टीमेटली मुझे लगता है कि रियलिस्टिक है ज़रूर विजुअल में, पर रियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है रियल। थिएटर भी रियल नहीं है, सिनेमा भी रियल नहीं है। हम एक तरह से उस आपको एहसास कराते हैं कि ये बम्बई है, ये लखनऊ है और ये लखनऊ की गलियाँ, भले हम भोपाल में शूट करते हैं पर हम आपको एहसास कराते हैं कि ये लखनऊ की गलियाँ हैं। तो वो जो काम है प्रोडक्शन डिज़ाइन का, वो एक्साइटमेंट का काम है। वैसे थिएटर में, जब थिएटर में हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको लखनऊ दिखाना है, तो हम क्या प्रतिकृति करें कि वो लखनऊ दिखे। तो ये जो दो बड़ा फ़र्क है, मीडियम का फ़र्क है ये। और थिएटर में भी लाइटिंग होती है पर सिनेमा की लाइटिंग बिल्कुल अलग है। मतलब मैं कई बार कहता हूँ कि मैं हो सकता है बहुत ख़राब सेट लगाऊँ और उसको अशोक मेहता जैसा बड़ा डीओपी या और बड़ा कोई डीओपी उसको लिट करे, उसको लाइटिंग करे, वो अच्छा दिखने लगेगा। या हो सकता है कि मैं बहुत ही बढ़िया सेट लगाऊँ और उसका डीओपी बहुत ही ख़राब हो, जिसको लाइटिंग ही नहीं आती हो, वो मेरा अच्छा सेट ख़राब दिखने लगेगा। तो ये कलेक्टिव आर्ट है, ख़ास तौर से सिनेमा में प्रोडक्शन डिज़ाइन, सिनेमाटोग्राफी, उसको लिट करना उस सेट को। तो ये दो बड़ा फैक्टर है जो हमको दिखता है। और हम लोग सब डायरेक्टर के लिए काम करते हैं, कहानी के लिए काम करते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं करते। हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है, कहानी होती है, जैसे थिएटर में होता है। थिएटर में सिम्बोलिज्म आता है, थिएटर में कलर्स की थ्योरी भी है, पर सिनेमा में थोड़ा अलग है और बड़ा काफ़ी चैलेंजिंग होता होगा ना, क्योंकि दोनों में चैलेंज, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम दोनों में करना। चैलेंज, दोनों में चैलेंज। और जैसा कि विक्रम भट्ट जी हैं, यश चोपड़ा जी हैं, साथ में अमिताभ जी हैं, सलमान खान है, इतने सारे लोगों के साथ में काम करना, तो मतलब बहुत एक थोड़ा सा कहीं डर रहता है कि मैंने सेट बनाया है या कैसा क्या इनका रेट। देखिए, अभिनेताओं से तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उनसे बहुत सीधा वास्ता नहीं है, पर उनका हमसे वास्ता ज़रूर है। हमारे सेट पे वो काम करते हैं। ये चेयर हमने बनाई थी, इस पर वो बैठते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ये चेयर करेक्ट होगी, इसमें बच्चन साहब बैठेंगे या सलमान किसी स्लैब पे सोएगा, तो वो तो हमको ध्यान रखना ही पड़ता है। पर सबसे मुझे लगता है कि अभिनेता भी बहुत, कई सारे अभिनेता ऐसे हैं जो, जैसे नाना पाटेकर हैं, वो डिज़ाइन जानते हैं। और इसका नाम लूँ, संजय लीला भंसाली हैं जो डिज़ाइन जानते हैं, उनका टोनल काम करते। तो उनका एक एक शो मैंने उनका किया था, सरस्वती चंद्र, टीवी का शो आया था। तो जब उनके साथ मैंने काम किया, तो सिनेमा नहीं किया उनके साथ, पर वो करते करते मैंने वो कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं चीज़ों को, वो आपकी समझ बढ़ जाती है। हर डायरेक्टर अलग तरह से काम करता है। अनिल शर्मा अलग तरह से काम करते हैं, विक्रम अलग तरह से काम करते हैं, विपुल शाह अलग तरह से काम करते हैं। तो डायरेक्टर का अपना स्टाइल होता है काम करने का, है ना। अभी थोड़ी चीज़ें बदली भी हैं,
बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। अभी HMI जैसी एक जो चीज़ है, जो रिप्लेसमेंट है सूरज का, वो अब आज ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी सब बहुत सारी इंटेलिजेंट लाइट आ गई हैं, बड़ी बड़ी लाइटें लेके जाने वाले। अब वो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है धीरे धीरे। AI आ गया है, फोटोशॉप आ गया है, कलर करेक्शन होता है। जब सिनेमा तो रियली लॉन्ग प्रोसेस, स्क्रिप्ट से लेके रिलीज तक वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और कलेक्टिव वर्ल्ड, एकदम कलेक्टिव। ये नहीं होगा तो नहीं होगा, वो चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ 28 क्राफ्ट है एक फिल्म को बनाने के लिए। 28 क्राफ्ट काम करती है। जब एक पिक्चर आपको फिल्म में स्क्रीन पे दिखती है, वो 28 क्राफ्ट के लोग काम करते हैं। मतलब एक फिल्म में 300-300, 400-400 का क्रू होता है, 400 लोग काम करते हैं, तब एक फिल्म हमको देखने को मिलती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे सेट का निर्धारण बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जितने भी दर्शक होते हैं वो उसको जीते हैं। जैसे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है डेली सोप में बहुत दिलों पे छाया हुआ है, हर गृहिणी के हर घर में वो टाइम पे वो सीरियल होता है। ऐसे ही तारक मेहता, तो तारक मेहता हर युवा के लिए, बच्चे के लिए, बड़े के लिए। मतलब मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने बचपन से जिन्होंने स्टार्ट किया है और बड़े होने तक भी वो उस सीरियल को देखते हैं, उतना ही पसंद करते हैं। आपको कैसा लगता है, क्योंकि सेट आपने बनाया है वहाँ का, और आज सभी के दिलों पर वह सीरियल राज कर रहा है? अच्छा ही लगता है एक तरह से। जब मैं बताऊं कि जब मेरे को ऑफर हुआ करने के लिए, तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ इस वक्त, मैंने उस बिल्डिंग का फोटोग्राफ्स करके चैनल को प्रेजेंट किया था कि ये मैं बनाऊंगा, है ना। उस समय फोटोशॉप वगैरह होता नहीं था, तो हम बुक से निकालते थे चीज़ें। तो मुझे लगा मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ ये तो बिल्कुल सही है। उसी का फोटोग्राफ मैंने दिखाया और उसी का एक बजट दिया मैंने, उसी का टाइमलाइन दिया और फिर वैसा बनाया। अब चूंकि वो कॉमेडी शो है तो रंगों की उसमें भरमार है, रंगीन जीवन है हमारा। तो हिंदुस्तान मतलब खुशियों का है, दुख दर्द भी है, पर रंग है, मरने पे भी रंग है। मरने में भी बनारस में आप जाएंगे तो गाजे बजाते ले जाते हैं बढ़िया से। कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हैं, इधर से मुर्दा जा रहा है, उधर से नई दुल्हन आ रही है। तो इतना वर्सलाइल और इतने विविधता वाला देश है हमारा, तो इतने रंग हैं हमारे। तो मुझे लगा कि कॉमेडी में लगातार देखना है आपको शो, तो रंग यदि खिले हुए होंगे तो लोगों को रोज देखना असली बात, इसलिए वैसे रंग है। वैसे ही जब सरस्वती चंद्र मैंने किया तो उसमें उसके रंग बिल्कुल अलग है। वो एकदम, चूँकि संजय का शो था, तो जिस तरह अपने फिल्मों में रंगों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी फिल्मों में लाल रंग भी चटक लाल नहीं होता, वो लाल होता है, गहरा लाल होता है। वहाँ हरा भी होगा, वो ब्राइट हरा नहीं होगा, वो दबा हुआ हरा होगा। तो वो रंगों का जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमने भी उस शो में उसी तरह रंगों का इस्तेमाल किया। वो शो भी वैसा था। तो कंटेंट के हिसाब से कई बार रंग, फॉर्म, डिज़ाइन, टेक्सचर ये सब बदलता है। तो दोनों का इसलिए इस तरह अलग वो है। बहुत मुश्किल इसलिए भी लगता है क्योंकि दर्शक अगर देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसे जीना चाहते हैं अपनी, मतलब जो स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। आज तारक मेहता का है, जितना भी जो आपने बताया कि आपने अपनी बिल्डिंग का फ़ोटो वहाँ शेयर किया, लेकिन आज हर सोसाइटी चाहती है वो देखते हुए कि हमारा भी सोसाइटी इस टाइप का होता, सब लोग आपस में घुल मिल के रह रहे होते। मतलब ये देख लीजिए कि फिल्में और टीवी मनुष्य के जीवन में कितना हिस्सा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, लोग अपने आजकल तो टीवी की वजह से अपने बेडरूम में भी कलर बदल देते हैं, क्योंकि वो रहने के लिए नहीं है जो हम बनाते हैं, वो देखने के लिए है। अब अपने घर में मरून कलर की दीवार टीवी को देख के लगा तो लेते हैं आप, पर वो कलर की थ्योरी है, वो लोग सामान्य रूप से लोगों को नहीं मालूम। पर सामान्य रूप से लोग ये तो जानते हैं कि बेडरूम में लोग वाइट बल्ब लगाते हैं या ब्लू बल्ब लगाते हैं, रेड बल्ब नहीं लगाते हैं, क्योंकि रेड कलर और उसकी इंटेंसिटी आपके शरीर को के लिए हानिकारक है। तो रंगों का अपने जीवन में अर्थ है। तो हम जो रंग इस्तेमाल करते हैं हमारे फिल्म में या टीवी में, तो वो सुंदर दिखने के लिए, कुछ जगह तो सुंदर दिखने के लिए होता है, कुछ जगह सुंदर दिखने के लिए नहीं होता है।
तो रंगों का हम लोग उस तरह से इस्तेमाल करते हैं। और टेलीविज़न तो ऐसा है कि वो नाली भी यदि दिखानी है तो बहुत साफ दिखानी पड़ती है कि बहुत साफ नाली है, जबकि जीवन में ऐसा है नहीं। रिप्लिका है ज़रूर टेलीविज़न और सिनेमा जीवन का, पर थोड़ा एनहांस्ड है। टीवी में थोड़ा ज़्यादा एनहांस्ड है, फिल्म में थोड़ा नज़दीक है, एकदम नज़दीक नहीं है, नज़दीक, क्योंकि देखना है आपको। और टीवी को चूँकि रोज़ आपको देखना है तो बोरिंग नहीं होना चाहिए। कंटेंट तो है ही, कथा तो है ही, पर विजुअल भी है ना, सुनते हैं हम और देखते हैं, तो देखने के लिए सूदिंग कलर्स या इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं टीवी पे खास तौर पर। सिनेमा में तो जिस तरह का, जैसे आरक्षण है, राजनीति है, चक्रव्यूह है, तेरे नाम है, या आपने देखा कागज़ एक फिल्म आई थी, उसके कलर्स हैं वो, तो उसमें थोड़ा अलग हो जाता है सारी चीज़ें। आपने उज्जैन का पुराना स्वरूप देखा है, उज्जैन का प्राचीन उज्जैन आपने देख रखा है। हाँ, मैं उज्जैन में जब रंगमंडल में था तो मुझे अभी भी याद है, मालूम नहीं वो है कि नहीं, करोड़ीमल धर्मशाला एक होती थी यहाँ पे, जिसमें हमारे जो गुरु हैं बीवी कारण, वो भी ठहरते थे, हम भी ठहरते थे। घंटाघर अभी हमको वैसी दिखता है, जो टावर वाला वो चौक है। हाँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और नया उज्जैन, इसमें आपको मतलब क्या समझे कि आपको क्या अच्छा ज़्यादा लग रहा है, पसंद आ रहा है आपको पुराना उज्जैन, अभी जो नया पूरा स्वरूप कभी भी बदल ना चुका है? पुराना ही अच्छा लगेगा जी। ये कांच की बिल्डिंग कभी कुछ कहती नहीं है, ना उसका कोई स्थापत्य होता है, ना आर्किटेक्चर होता है आर्किटेक्चर, पर वो अपील नहीं करती है। आप जैसे ही मंदिर में जाएंगे या पुराने पिलर्स देखेंगे या पुराना स्ट्रक्चर देखेंगे, आपकी कोठी जो है वो पुराना स्ट्रक्चर ही अपने आप में इतना डिमांडिंग होता है, आपको कैच करता है। भाई मंदिर अभी जैसे बना है उसको तो कांच का भी बना सकते हैं ना मंदिर, क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, भाई पिलर है फिर उसको साफ करो रे, पानी आ गया रे, वो हो गया। कांच का बना दो, सब चला जाए, अंदर मूर्ति बिठा दो, वो भी मंदिर है। पर वो जो अटैचमेंट है ना चीज़ों से, इसलिए हर कोई कहता है पूरे हिंदुस्तान में, खास तौर से विदेश का तो मुझे मालूम नहीं, कि लोग पुराने चीज़ों को क्यों सहेजना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। क्योंकि जो नयापन लाने के नाम पे आप कुछ भी करने लग जाएं तो वो नयापन होता नहीं है। आप मंदिर के पिलर से बैठ के टिक के 10 मिनट बैठे, भले आप मंदिर के अंदर नहीं गए, 10 मिनट बैठ के, अभी जितना भी रिनोवेशन हुआ है मंदिरों का, अयोध्या का या यहाँ का भी, तो उन्होंने कुछ कहीं से भी कुछ भी थोप नहीं दिया। आर्किटेक्ट तो होगा, आज का आर्किटेक्ट होगा, पर उसने उसी में जेल हो जाए, इसलिए वो आर्किटेक्चर आपको भाता है, खींचता है। आप यदि इसकी बिल्डिंग देखें, क्या नाम है, कांच की, कभी अपील नहीं करती। ठीक है, मॉल कभी अपील नहीं करता है। आप यहाँ मॉल देखिए, मैं तो हिंदुस्तान के बाहर भी गया, वहाँ भी वैसे ही मॉल है, मतलब वही कांच के डब्बे, तो कोई मतलब तो है नहीं। इसलिए आप हिंदुस्तानी परंपराओं में देखेंगे तो जितने मंदिर हैं, मतलब इवन मस्जिद हैं, जो लखनऊ की मस्जिद है, जो आप देखो तो लगता है आह क्या बात है, क्या आर्किटेक्चर है। सोमनाथ का मंदिर है, मैंने सोमनाथ पे एक शो किया था, ZTV पे आता, तो मैंने 150 फीट का सोमनाथ का मंदिर बनाया था, क्योंकि सोमनाथ का पुराने ज़माने कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ प्लिंथ मिलती है, नीचे का ज़मीन का मिलता है, ऊपर का कुछ नहीं मिलता, कहीं नहीं है, कोई हिस्ट्री में है ही नहीं। तो वो रिक्रिएट, अब ये तो बाद में बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, पर जब हमने टीवी के लिए बनाया तो हमने अपने रिक्रिएट किया, क्योंकि हम वो कॉपी नहीं कर सकते, वो तो अभी का बना हुआ है, हमको दिखाना था उस समय का, तो उस समय कुछ था नहीं, प्लिंथ थी सिर्फ, उसके ऊपर का हमने अपने इमेजरी से कि ऐसा भी हो सकता था। काफ़ी कठिनाई आती होगी रिक्रिएट करने में, काफ़ी परेशानी आती होगी परेशानी रिक्रिएशन में। अब क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें अब तो बहुत इजी हो गया है ना। पहले तो पुस्तकों से देखना पड़ता था। सोमनाथ के लिए हमने रिसर्च किया एक बड़ा, कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है। एक सोमपुरा परिवार है जो पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बनाता है, उनसे भी मैंने बात की थी कि सोमनाथ का आर्किटेक्चर क्या था उस वक्त, वो भी रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे ख्याल है अक्षरधाम बनाया हुआ है दिल्ली का, तो वो फिर रिसर्च तो करना ही पड़ता है आपको, वो चाहे आप आज का समय का हो। पर ज़्यादातर आपने देखा होगा कि टीवी में भी खास तौर से
और फिल्मों में भी खास तौर से बहुत टेक्नो सेट नहीं दिखता आपको, वो कैच नहीं करता ऑडियंस को। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम लोग अपने काम में वो करते हैं और वो दिखने लगता है और अच्छा लगता है। आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, कोई एक आध ऐसा जो मतलब बिल्कुल आपके लिए अविस्मरणीय रहा हो, जिसे आप कभी भुला नहीं सकते? ये काम ऐसा ना कि हर काम ऐसा ही है, आप चाहे टीवी अभी आज करें या पहले जो किया है, हर काम में दिक्कतें भी हैं, चैलेंजिंग भी है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर काम एक से अलग है। कोई ऐसा जो मैंने इतनी फिल्में की हैं, इतना टेलीविज़न किया, कभी आप देखें हैं तो एक घर दूसरे से नहीं मिलता है, क्योंकि कहानी नहीं मिलती है, एक फिल्म दूसरे से नहीं मिलती है। एक भोपाल ही है, भोपाल में इतनी शूटिंगें होती हैं सिनेमा की, पर हर बार वो घर दिखता ज़रूर है, वो हर बार वो कहानी के हिसाब से उस घर को बनाया जाता है, वो बदल जाता है। आप फिल्म सिटी का एक मंदिर है जो सालों से है, तो हर वो मंदिर बना हुआ सीमेंट का, पर हर कोई जो उस पर अपना काम करता है तो उसमें कुछ न कुछ जोड़ देता है, घटा देता है, कलर बदल देता है, घंटियाँ बहुत सारी लगा देगा, हज़ारों भगवान रख देगा। स्ट्रक्चरली वही है, पर उसका डेकोर, उसकी सारी चीज़ें बदलती है। इसलिए मैंने पहले कहा कि चैलेंजिंग है ही, इनोवेटिव होना ही पड़ता है, अपडेट रहना ही पड़ता है, और ऑडियंस को क्या ठीक लगेगा, सबसे पहले डायरेक्टर को ठीक लगना चाहिए, क्योंकि कहानी वो कह रहा है, हम उसके सिर्फ एक पुर्जे हैं। तो पहले डायरेक्टर पसंद करता है कि हाँ उसको ठीक लगता है, फिर जब उसको ठीक लगता है तो इसका मतलब है कि वो ऑडियंस को भी ठीक लगता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी, जैसे एक डायरेक्टर ने आपको स्क्रिप्ट बताई, तो आप पहले डायरेक्टर के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं या कहानी के हिसाब से निर्धारण करते हैं उसका? डायरेक्टर कहानी सुनाता है सबको। जब फिल्म हम सुनते हैं तो डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, जो कहानी लिखी होती वो होता है, डायलॉग राइटर होता है, डांस मास्टर होता है, फाइट मास्टर होता है, डीओपी होता है और प्रोडक्शन डिज़ाइनर होता है। वो सबको कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद ये कहता है कि मैं इस कहानी को लखनऊ में देख रहा हूँ, लखनऊ के गोमती नगर में देख रहा हूँ या लखनऊ के इमामबाड़ा में देख रहा हूँ, तो उसका अपने कहानी का विजन होता है और उस कहानी के विजन को मुझे ट्रांसलेट करना है। तो जब मेरे को ट्रांसलेट करना है तो मैं सजेशन देता हूँ कि आप लखनऊ में प्रॉब्लम होगी तो आप भोपाल में कर लीजिए। तो फिर हम भोपाल के फोटोग्राफ मंगा लेते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है, उनको प्रेजेंट करते हैं कि देखो यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये करेंगे। वो कहते हैं नहीं मुझे तो लखनऊ ही करना है, मैं भोपाल को लखनऊ नहीं दिखाना चाहता, तो फिर हमको लखनऊ जाना पड़ता है। तो कहानी कभी भी आप जो देखते हैं वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किसी का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आप जो भी फिल्म देख रहे हैं वो आईपीस जो है, कैमरे का आईपीस, जिसमें से कैमरामैन देखता है, वो जो फ्रेम है वही देख रहे हैं आप। और वो डीओपी भी, प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी, मेकअप वाला भी, वो सब डायरेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, उसके विजन के लिए काम कर रहे हैं। हम उसके विजन के लिए काम करते हैं, उसके विजन से बनाते हैं। उसके अलावा फिर हमारा इसमें क्या आउटपुट होगा, कि हमको लगा कि हम क्या इनपुट देंगे, अच्छा इसमें एक फ़ोटो फ्रेम ये लगा देते हैं, सोफे का कवर ये बदल देते हैं, फिर हम अपनी राय देते हैं कि इस तरह का कैरेक्टर है, क्योंकि हमको पता लगाना पड़ता है ना किस स्टेटस का आदमी है, वो अंबानी है कि जयंत है, तो दोनों का स्तर अलग है, तो उसका घर का डेकोर अलग होगा, उसका सोफ़ा अलग होगा, उसका और चीज़ें अलग होंगी। तो फिर वो हमारा इनपुट जाता है कि हम ये करेंगे। पुराना घर है तो काला वाला स्विच होगा, नया स्विच नहीं होगा, लाइटें भी वैसी होगी, सीलिंग लाइटें नहीं होंगी, टांगेंगे, फ़ोटो फ्रेम वैसे होंगे, कहीं का है तो कैलेंडर होगा डेट का, जो अपने घर में हम लगाते हैं, तभी वो लिविंग लगता है कि इसमें लोग रहते हैं। तो वो हमारा छोटी सी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। सिनेमा में दिखता ही है, थिएटर में नहीं दिखता है, नहीं दिखता। सिनेमा में दिखता है, सिनेमा क्लोज का मीडिया है। मतलब वाइट शॉट आप देखते हैं तो वाइट शॉट क्या होता है, कभी ट्रैक देखते हैं, कभी वो करता है, कभी जीप वाला शॉट देखते हैं, फिर उसका तो फिर क्लोज जाते हैं, वो घर दिखाते हैं आप। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जहाँ पहले घर इस्टेब्लिश होता है और बाद में एक्टर आता है, कुछ में एक्टर से शुरू होती है और फिर वाइट खुलता है। तो वो डायरेक्टर का टेक्निक है। डायरेक्टर बोलता है इतने 50 का लेंस लगाओ, 135 लगा, 32 लगा, 35 लगा, ये वो उसका सेंस है।
इसीलिए हम जब भी देखते हैं सिनेमा को तो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कहानी के लिए होता है। वो कहानी ऐसी सोच रहा है और ऑडियंस तक ये पहुंचाना चाहता है, इसलिए इस तरह का। वो सारे अभी तो सारे बहुत इक्विपमेंट आ गए हैं, बहुत दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं, पर पुरानी फिल्में आप देखिए ना, कैमरा हिल रहा है, कोई आर्ट डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, पर कंटेंट इतना बड़ा है कि आपका दिमाग ही नहीं जाता है कि फोटो फ्रेम है कि नहीं है, डोरमेट है कि नहीं है ना, और लाइट कौन सा लगा है, क्या हमारा भी मस्त यूं करके चल रहा है, कुछ ध्यान नहीं जाता। अब हमारी ऑडियंस जो है ना, सिनेमा देखते देखते, टीवी देखते देखते एजुकेट हो चुकी है, उनको समझ में आने लग गया, अच्छा गरीब का घर है, गड़बड़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अब रिएक्ट करने लग गए हैं। तो हम लोगों को, जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर लोग हैं, हमको वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कहाँ का घर है, उसका स्टेटस क्या है, जो आदमी है, तो वो फिर छोटी छोटी चीज़ें जुड़ जाती हैं। ये हमारे काम का हिस्सा है, असली बात, जो आप देखती हैं स्क्रीन पर। और स्क्रीन पे चूँकि बड़ा दिखता है, अभी टीवी में तो फिल्म इतनी सी दिखती है, और जब फिल्म थिएटर में फिल्म देखेंगे आप तो डिटेल दिखता है। ये कब यहाँ पे इतना है, वो फिल्म में इतना बड़ा दिखेगा। तो हमको ये सोच के करना पड़ता है कि ये कब करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ा दिखेगा, 10 गुना बड़ा दिखेगा, तो इसीलिए इतना डिटेल है, वहाँ सब दिखता है। अभी का जो समय है आपका, कि कितने सारे बड़े डायरेक्टर होते हैं, वो सेट पे तभी जाते हैं कि अगर जयंत देशमुख जी वहाँ होंगे। एक्टर्स होंगे, वो भी पूछते हैं कि अगर जयंत जी हमें वहाँ मिलेंगे तो हम सेट पे पहुँचते हैं, ठीक है। एक वो समय था जब आपके मित्र ने आपको कहा था कि आप मुंबई चलो। कभी दोनों लम्हों को सोचते हैं तो क्या लगता है आपको कि अगर उस वक्त आपने मना कर दिया होता, या उस वक्त आपने सोचा था कि हाँ आज आप मुंबई जाएंगे तो आप इतना बड़ा नाम हो सकेगा आपका? मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने इसलिए नहीं सोचा था कि मैं जानता ही नहीं था काम, पर मुझ में ये था, चूंकि थिएटर से मैं गया था, तो मुझ में ये था कि मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ। जर्नलिज्म की डिग्री थी, मैं किसी प्रेस में जाता, बहुत सारे प्रेस वाले रायपुर में मुझे पहचान के थे, रख लेते, नौकरी दे देते थे मुझे, पर मुझे लग रहा था कि वो मेरा काम नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे सेट वेट का काम करना चाहिए। फिर क्या होता कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप जब काम अच्छा करते हैं ना, तो काम बोलने लगता है आपका, है। क्योंकि जब मैं शुरू में गया था तो इंडस्ट्री में बहुत जल्दी खबर फैल जाती है कि कौन आया, कौन का नया काम। अच्छा, चूँकि मैं गया और मुझे बड़ी फिल्म मेरे पास में थी, तो बहुत जल्दी नाम, अरे नया लड़का थिएटर से आया, ये क्या फिल्में करेगा। एक फिल्म आपने देखी होगी, आँखें फिल्म का नाम है, अंधे लोग रॉबरी करते हैं, जिसमें बच्चन साहब भी हैं, अक्षय है, परेश रावल है, अर्जुन रामपाल है, सुष्मिता है, विपाशा है ना। तो वो बैंक है, तो वो पहली कमर्शियल बड़ी फिल्म थी मेरी वो। तो जब मैं बना रहा था फिल्म सिटी में, तो लोग कहते अरे यार ये थिएटर से आया बंदा है, इसको कुछ मालूम ही नहीं सिनेमा का, और इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है। तो जब मेरी मीटिंग हुई तो विपुल शाह उसके डायरेक्टर थे, उनकी भी पहली फिल्म थी, गौरंग जोशी उसका प्रोड्यूसर था, उसकी भी बड़ी पहली फिल्म थी, है ना। और सारे बड़े बड़े एक्टर, और डीओपी अशोक मेहता, जो हिंदुस्तान के बड़े डीओपी में से माने जाते थे। हमारी सेंटोर एक होटल है, अब तो नहीं है, बदल गया, वहाँ मीटिंग होती थी, फिल्म की मीटिंग होती थी। तो मुझसे कहा गया कि जयंत, क्यों विपुल ने कहा कि जयंत की भी पहली पिक्चर है और मेरी भी पहली पिक्चर है, जयंत का तो कुछ होगा नहीं, मतलब वो खराब भी सेट लगा देगा तो कुछ होने वाला नहीं, मेरी फिल्म गड़बड़ हो गई तो मेरे पे ठप्पा लग जाएगा कि अरे यार ये तो पहली पिक्चर ही गड़बड़ है इसकी। तो फिर ये तय किया गया कि जयंत से एक सेट लगवाएंगे। यदि जयंत ने वो ठीक ठाक लगा दिया और सबको पसंद आ गया तो जयंत कंटिन्यू करेगा पूरी पिक्चर में, नहीं तो हम जयंत को निकाल देंगे। मुझसे कहा भी गया, तो उस समय तो अचानक मेरे को लगा अरे यार एक तो पिक्चर मिल रही है, कुछ करने का मौका मिलेगा, तो कहते निकाल देंगे। हाँ निकाल देंगे, तो आप वैसे ही घबरा जाएंगे, तो आप अपने शहर से दूर हैं, है ना, आपको अभी मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है हमारा। तो मैंने उसमें एक थोड़ा चतुराई की, एक गाना है उसमें, कश्मीरा शाह का गाना है, छलका छलका सा एक गाना है, एक बड़ा टब है जिसमें शराब है और एक
देसी बार का अड्डा है वो। देसी बार है, लड़कियां डांस वांस करती हैं। उसमें परेश रावल एक बोरे में वो लेके आया हुआ है, पैसा चुरा के तो पीछे से आता है। तो वो मैंने जब बनाया सेट, क्योंकि डांस मास्टर था अहमद खान, वो बड़ा डांस मास्टर है आज की डेट में, तो मैंने उसके जो काउंटर होता है लिखा रहता है ना, नीचे नाम लिखा रहता है, तो मैंने उसमें लिखा JD बार, जयंत देशमुख। मैंने कहा दिन निकाल दिए पिक्चर से मेरे को, तो मैं कम से कम ये तो कह सकता हूँ यार ये वाला सेट मैंने बनाया था। तो मैं स्वार्थवश JD, अच्छा उसको किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, ना डायरेक्टर ने ना डांस, भाई लिखा रहता है बार का नाम है होगा, तो वो मैंने लिखा। तो मुझे डर था कि कहीं निकाल दिए तो मैं ये तो कह पाऊँगा कि ये वाला बार मैंने बनाया था, तो इसलिए मैंने वो एक किस्सा है। फिर आप वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप करते जाते हैं और फिर आपके साथ बड़ा डायरेक्टर काम करता है, आपके साथ में बड़ा फाइट मास्टर काम करता है, मैं खुशनसीबी है मेरी कि हिंदुस्तान के जितने बड़े फाइट मास्टर हैं, जितने बड़े DOPs हैं, जितने बड़े डायरेक्टर हैं ऑलमोस्ट, उन सब के साथ मैंने काम किया, तो आपका रेपो बन जाता है। जैसे प्रकाश जी के साथ काम किया तो प्रकाश जी 3-4 पिक्चरें प्रकाश जी की कर ली, विक्रम भट्ट के साथ काम किया 3-4 लगातार पिक्चरें थी वो कर ली, सतीश जी के साथ काम किया तो सतीश कौशिक 4-5 पिक्चरें एक साथ कर ली। 5 पिक्चरों के बाद फिर वो कहता है यार दूसरी कर रहा हूँ मैं, मेरे को भी बदलना है, मेरे को भी सीखना है असली बात, तो ये होता है असली बात। अच्छा, जब आंखें में ये शर्त रखी गई विपुल शाह जी ने कि आप पहला सेट बनाएंगे, सबको पसंद आया तो फिर कंटिन्यू करेंगे, तो क्या सब के अलग अलग सेट बनवाए थे, उसमें से सिलेक्शन किया था या पहली बारी में एक ही गाने? तो उसमें उन्हें ऐसा क्या पसंद? जैसे ही अपन कहते हैं ना कि अपना चावल में एक दाना आप दबा के देख लो चावल पका है कि नहीं पका, वो समझ में आ जाता है कि आप कैसे बना रहे हैं एक, और बजट में बना रहे हैं, क्योंकि वो सिनेमा एक बहुत कमर्शियल काम है, पैसा बहुत इन्वॉल्व है इसमें, मतलब करोड़ों के सेट लगते हैं। हाँ, तो और रिटर्न चाहिए उनको, तो वो सब चीज़ें, और टाइम पीरियड है कि इतने दिन में बनना है, इतने में ही बनना है, क्योंकि एक्टर की डेट है, एक्टर की डेट वेस्ट नहीं कर सकता। अब तो ये हो गया कि सिनेमा 1-2 महीने में बन जाता है। जब शुरुआत में मैं गया था तो महीनों लगते थे, सालों लगते थे कि एक सीन अभी किया, 2 महीने बाद दूसरा सीन होगा, दूसरा घर बनाओ, फिर 6 महीने बाद होगा। अब तो क्या होता है, एक बार गए, पूरी पिक्चर बनी, आ गए वापस, तो अब बदल गया इसलिए ऐसा है। रंगकर्मी आप बहुत अच्छे हैं, सेट आपने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ इतना काम किया है, मतलब आपने दोनों शहरों को, एक कह ले कि मुंबई जैसी माया नगरी में भी जीवन जिया है, वहाँ उज्जैन और भोपाल में भी रह के आप देख चुके हैं, और एक थिएटर आर्टिस्ट के रूप में रह के देख चुके हैं कि कितना स्ट्रगल होता है। आज के इस युग में विक्रमोत्सव जैसे आयोजन तो आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि आपने दोनों तरह के जीवन जिए हुए हैं? विक्रमोत्सव मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ उसका, और कालिदास एकेडमी में तो आता रहा हूँ। कालिदास समारोह होता था पहले, तो हमारा रंगमंडल यहाँ शो करने आता था, तो वो मैं जानता हूँ, मतलब पुरानी यादें हैं। जैसे भारत भवन की 13 साल रहने के बाद भी महाभारत हुआ, बीच में बहुत बड़ा वक्फा हो गया, बहुत बड़ा टाइम चला गया, सिर्फ पत्थर के भवन की तरह रहा। महाभारत होने के बाद फिर खिल गया वो। तो विक्रमोत्सव से मुझे ऐसा लगता है कि, और ये अच्छा है कि वेन्यू कालिदास अकादमी है, भाई वो तो कहीं भी चुन सकते हैं, है ना। वेन्यू चुनने से वेन्यू का एक तरह से पर्पस भी सॉल्व होता है, उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। और दूसरा क्या है कि एक उज्जैन जैसी नगरी, महाकाल की नगरी में हर चीज़ें भोपाल में ही करना क्यों है, जबलपुर में भी होना चाहिए और कहीं और होना चाहिए। तो उज्जैन शहर का चुनना और उसमें विक्रमोत्सव का होना, और उसमें कितने सारे प्लेज आते हैं, कितने सारे डांसर्स आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, मिलते हैं। फिल्में, मैं अभी फिल्में देख रहा था, फिल्म देखने गया था, महाभारत फिल्म देख रहा था, फिल्में हो रही हैं, थोड़ी सी मुश्किल ही है। अब ये मालूम नहीं, मैं तो बाहर से आया हूँ इसलिए मैं बोलना ठीक है कि नहीं है। शहर के जो लोग साहित्यकार लोग हैं, जो थिएटर के लोग हैं, जो सिनेमा के लोग हैं, वो क्यों नहीं आते? भाई ये सिर्फ ढपली तो नहीं बजा रहे हैं ना, बजा रहे हैं तो आपको सुना के बजा रहे हैं कि आओ देखो, खराब है तो बोलो। या तो आप में हिम्मत नहीं है, या तो आप इसको यूं समझते हैं अरे सरकार का प्रोग्राम है। सरकार का प्रोग्राम नहीं होता, सरकार प्लांट करती है, करने वाले तो सारे थिएटर के लोग हैं।
करने वाले तो डांसर हैं, करने वाले तो पेंटर हैं, तो वो तो कलाकार लोग हैं ना सारे के सारे। फिल्में किसके लिए दिखा रहे हैं? जो फिल्में हम देख नहीं सकते हैं वो फिल्में यदि यहाँ दिखा रहे हैं तो जो लोग फिल्म में इंटरेस्टेड है लोग उनको आना चाहिए। ये थोड़ा हर बार मेरे को लगता है, 2-3-4 समारोह में मैं आ चुका हूँ, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये नचड़ापन है, तो ये नहीं होना चाहिए मुझे लगता। मैंने महाभारत में जब मृत्युंजय किया भोपाल में, बहिरंग जैसा ऑडिटोरियम जैम पैक, एकदम मतलब खच भरा हुआ, और दर्शकों का इतना होना भी कहीं ना कहीं मतलब जितने भी जो दर्शक हैं, हमारे थिएटर आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत ऊर्जा का काम करता है ये। मैं अब भी करके गया हूँ यहाँ पिछले महीने, एक सकूबाई नाम का नाटक है, नाजीरा जहीर बब्बन ने लिखा, आशी मालवी करके एक लड़की है, तो शरद का एक समारोह था, उसमें बोला यार तू आके कर देना, मैं आके करके चला गया। मैं बम्बई से आके करके चला गया, यहाँ के लोग प्ले देखने नहीं आते। ये एक छोटे शहर का ना कई जगह लगता है अहम है, और अहम आप बाकी सबसे इतराज करो ना, शासन से करो, जिसको जो बोलना है बोलो, जो परफॉर्मेंस हो रहा है, जो फिल्म है, वो तो आपके लिए दिखा रहे हैं भाई, उसको तो आप खाली आ जाइए देख लीजिए, क्या दिन भर यदि फिल्म दिखा रहे हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं भाई? हफ्ते में एक दिन तो खाली होगा आपका, हफ्ते में एक दिन नाटक देख लें तो आप आ सकते। खुद आप नाटक करते हैं, दूसरे का नाटक देखने नहीं आते। ये जो कलाओं में प्रॉब्लम है ना, पूरे हिंदुस्तान की कलाओं में जो प्रॉब्लम है वो यही है। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, कि कैसे इनके कलाओं को जाना पड़ेगा लोगों के पास, लोगों को नहीं बुलाना पड़ेगा, थिएटर को लोगों के पास जाना पड़ेगा, छोटे पॉकेट्स में काम करना पड़ेगा। उज्जैन में भी 10 छोटी छोटी जगह पे करना पड़ेगा, एक जगह पर न करके 10 जगह करना पड़ेगा, तो फिर मुझे लगता है कि कलाओं को अब लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो ही इसका निदान निकलेगा। क्यों मीडिया आ गया ना, आप लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो लोग वो देखेंगे, क्यों आएंगे देखने के लिए, तो ये थोड़ा ये करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ देश के बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर श्री जयंत देशमुख जी, जिनसे चर्चा कर हमने जाना कि कैसे अपने संघर्षों के माध्यम से और कैसे अपने काम से प्यार करके उन्होंने अपना नाम बनाया, वो भी माया नगरी मुंबई में। ऐसे ही अतिथि विशेष से भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।